Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टारगेट नीट माइनर टेस्ट 2 के अंदर फिजिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बंद पड़ी स्वचालित सीढ़ियों से 60 सेकंड में ऊपर चढ़ता है। ए पर्सन क्लाइम्स अप ए स्टाइल एक्सकेलेटर इन 60 सेकेंड, ठीक है। एक्सकेलेटर है जो अपने मॉल सरों में लगी रहती है, उसके अंदर वो 60 सेकेंड के अंदर ऊपर चढ़ता है, वो रुकी हुई है तब, ठीक है। तो क्या, देखिए अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें अपन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो इसको टाइम लग रहा था, ठीक है, वो कितना टाइम दे रखा है अपने को, 60 सेकेंड, ठीक है। तो पहले मैं इसका v1 यदि लेना चाहूं तो x मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, तो x डिस्टेंस को बाय 60, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, v1। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही स्टैंड्स ऑन इट देन ही इज कैरीड इन द मूविंग एस्केलेटर इन 30 सेकेंड। जब वो उसके ऊपर खड़ा रहता है और स्वचालित सीढ़ियां चल रही होती हैं तब वो 30 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाता है बच्चों। कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में। तो अपने को जो T2 दे रखा है वो है 30 सेकेंड, और V2 जो है वो अपने को दे हो जाएगा x/30। बात समझ में आई, दूरी अपॉन में समय, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये तो कंडीशन कौन सी है, जब वो स्टॉप है, ठीक है। क्या स्टॉप है, एस्केलेटर स्टॉप है, ठीक है, स्वचालित सीढ़ियां स्टॉप है। और ये कंडीशन कौन सी है बच्चों, जब वो एस्केलेटर ओनली चल रहा है और जो पर्सन नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम विल ही टेक इन क्लाइंबिंग अप इन ए मूविंग एस्केलेटर। अब क्या हो रहा है बच्चों, मैं भी चल रहा हूं या वो पर्सन भी चल रहा है और एस्केलेटर भी चल रही है, ठीक है। तो रिलेटिव जब लगाएंगे तो टाइम जब अपने को निकालना होगा तो अपने को डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो तो बच्चों x ही होगी। लेकिन नीचे अब मेरा भी वेग जो मैं चल रहा हूं और प्लस के अंदर स्वचालित सीढ़ियों का दोनों का वेग ऐड हो जाएगा बच्चों। तो x/60 प्लस x/30 बच्चों, ठीक है। और इसको अपन अगेन सॉल्व करेंगे तो 60 × 30 अपॉन में 90 कितना आ जाएगा बच्चों, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड विल बी योर आंसर। चलिए आगे चलें। अब देखिए
जब कभी भी मैंने आपको बता रखा है, जिन्होंने मेरा वन शॉट वीडियो देखा है उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि जब कभी भी आपको एवी ग्राफ या ऐसा ग्राफ मिले जो आपके कभी देखा हुआ ना हो, तो प्लीज उसकी हमेशा इक्वेशन बनाइए। क्योंकि अपन क्या देखते हैं, एटी ग्राफ देखते हैं, एएक्स ग्राफ देखते हैं, लेकिन एवी ग्राफ कभी नॉर्मली अपन नहीं देखते, मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो जब कभी भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे बच्चों, इक्वेशन बनाएंगे। देखिए यहां से यदि मैं देखूं इस डायग्राम को बच्चों मैं वापस बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बी है और ये आपके ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या ये समीकरण मैं बना सकता हूं, यदि मैं लिखूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे मुझे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बच्चों। m जो इसकी ढाल है, इसका स्लोप है, मैं क्या लेके चल सकता हूं, माना कि कांस्टेंट है, ठीक है, और नेगेटिव में है। नेगेटिव का रीजन क्या है यहां पे, क्योंकि देखिए हमेशा जब भी आप ढाल निकालेंगे तो एक्स एक्सिस से देखेंगे और ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से ज्यादा है। जब भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो अपन क्या बोलते हैं, ढाल नेगेटिव है, तो इसकी ढाल नेगेटिव आएगी। एक्स एक्सिस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, v, और c के अंदर यदि मैं बात करूं तो माना कि c के अंदर a जीरो पे कहीं ये काट रहा होगा। इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब देखिए और कंडीशन देखें आगे क्या दे रखी है इसने, वीटी ग्राफ अपने को निकालना है, लेकिन दिया हुआ है कि रेस्ट पे है। तो देखो अब डायरेक्टली मैं dv बाई dt लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों, माइनस के वी प्लस ए जीरो आ जाएगा। अब आगे देखिए मैं ये सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट करूंगा अब, ठीक है। अब देखो जब dv बाई dt मैंने लिखा तो v के साथ में जो भी टर्म है ए जीरो माइनस पूरी की पूरी टर्म मैं बच्चों यहां ले जाता हूं, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्यों, देखिए a और v के अंदर संबंध आ रहा है, ये नियत नहीं है। तो फिर मैंने बताया था आपको अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही आखिरी रास्ते हैं। तो वापस dt पे आते हैं अपन, ये जीरो पे v जीरो है अपना, और t के ऊपर लेट अज्यूम यहां पे v हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/x का log e, ये ध्यान रखना भाई log 10 और e में अंतर होता है। log e जो होता है उसको कभी कभी ln भी लिख दिया जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये और इसमें डिफरेंस रहेगा। देखो बच्चों कई बच्चों को लगेगा थोड़े से सॉल्यूशन लेंदी जा रहे हैं, लेकिन प्लीज आप समझें इस बात को, मैं सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं। जो बच्चे बेसिक से भी स्टार्ट करना चाहें उनको भी समझ में आना जरूरी है, तो अपने साथियों को भी समझ में आए, मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, ठीक है। अपॉन में v का मल्टीपल क्या है, v का मल्टीपल बच्चों माइनस के है। अब आप डायरेक्टली लिमिट यहां पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए और यहां पे बच्चों t आ जाएगा, ठीक है। अभी माइनस के है, माइनस के इधर चला जाएगा, माइनस के इधर चला जाएगा, और यहां पे जब मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा क्योंकि कांस्टेंट है, जब मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा तो आई थिंक log e a जीरो माइनस अपर लिमिट क्या है, v है बच्चों, तो v ही रहेगा, और माइनस में log e, जब v की जगह में जीरो रखूंगा तो ये a जीरो आ जाएगा बच्चों, और यहां पे बच्चों क्या रहेगा, माइनस के टी। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, log a माइनस log b को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूं a अपॉन में b, याद कीजिए क्या लिख सकता हूं, a अपॉन में b। जैसे ही log यहां पे एक सिंगल फॉर्म में फॉर्म आउट हुआ, डायरेक्टली इसको एंटीलॉग कर दीजिए। जैसे ही एंटीलॉग आप करेंगे तो बच्चों के वी, ठीक है, और अपॉन में ए जीरो और ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब ए जीरो का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए जीरो माइनस के वी इक्वल टू ए जीरो ई की पावर माइनस के टी बच्चों, ठीक है। अपने को वी और टी में रिलेशन निकालना है, वी और टी में जब भी रिलेशन निकालना हो तो वाई एक्सिस की तरफ आप वी रखने की ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ वाई लिखा हुआ है, एक्सिस की तरफ नहीं, यहाँ पे वाई की जगह आप वी रखने का ट्राई कीजिए। तो वाई को ओनली इधर रखना है अपने को, तो अपन वाई को इधर रख लेते हैं और इससे सारी की सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो आई थिंक वी की जो समीकरण बनेगी बच्चों, वो समीकरण बनेगी ए जीरो बाई के
1 माइनस ई की पावर माइनस के टी बच्चों। और यदि ये समीकरण बने तो ध्यान दीजिए टी के अंदर आप जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है बच्चों वो होता है 0। तो इन्फिनिटी के ऊपर जा करके ये जो ग्राफ है ये आपको वो वैल्यू देगा, ठीक है। और ध्यान रखना सदैव यदि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बने तो सदैव ही फोर्थ ऑप्शन जैसा ही बनता है। इस चीज का सदैव आप ध्यान रखेंगे, फोर्थ ऑप्शन जैसा ही बनता है। हालांकि ये दोनों ग्राफ में सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, लेकिन इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो मैं आपको यदि यहाँ ड्रॉ करके बताऊं तो ऐसे ही बनेगा। जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर करो पहले नीचे जा रहा है, नीचे जा करके फिर ऊपर उठ रहा है, नीचे कभी नहीं जाता यहाँ पे, ये डायरेक्टली ऐसे बनता है। याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कंपोनेंट की बात कर रहा है ये, जैसे ही कंपोनेंट की बात करें तो आपको क्या चीज याद आ जानी चाहिए? डॉट प्रोडक्ट याद आ जाना चाहिए। क्या याद आ जाना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट याद आ जाना चाहिए। याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट को, फटाफट डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं भाई। ये अपने लिख लिया। मैंने क्या बताया था, यदि कंपोनेंट पूछ रहा है अलोंग साइड में, कंपोनेंट का बेसिकली मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन ही हुआ। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन ही हुआ। यदि मैं यहां पे देखूं तो मुझे cos थीटा निकालना होगा। यदि मैं यहां पे cos थीटा निकालने की ट्राई करूं दोनों वेक्टर्स के बीच में, लेट अज्यूम a पहले वाला है और b दूसरे वाला है, तो ध्यान दीजिएगा i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, लेकिन यहां पे साइन देखिए एक प्लस है और एक माइनस, तो क्या आ जाएगा? 0। यदि 0 आता है तो मीन्स क्या होता है? फील लीजिए इस चीज की। यदि 0 आएगा तो इसका मीन्स क्या निकलेगा? यदि डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है तो इसका मीन्स है कि दोनों को दोनों परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों को दोनों वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और जब दोनों को दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर क्या आएगा? 0। तो फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर बच्चों। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, चलिए अब देखो, यदि ये 3 है, ठीक है बच्चों, और ये 4 है, तो वापस ध्यान दीजिए। देखो जो बच्चे सोच रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे चल रहा है तो प्लीज अपने साथियों के बारे में सोचिए। कई साथी ऐसे जरूर होंगे जिनमें थोड़ा सा बेसिक उनका वीक है, तो कृपया करके उनके लिए थोड़ा टाइम देवें मेरे को, ताकि मैं उनको भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको 37, 53 में कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए, इसको 5 मानिए, ठीक है। ये ट्राइंगल सदैव आप याद रख सकते हैं, और यहाँ पे बड़े वाले के साथ में छोटा एंगल और छोटे वाले के साथ में बड़ा एंगल, बस। अब देखिए 5 cos 37, 5 cos 37 आप करोगे तो 37 डिग्री लीजिए, यहाँ पे cos थीटा देखो तो 4/5 आएगा। तो आई थिंक ये वाले जो है, यदि मैं इस डायग्राम को अगेन ड्रॉ करूं तो ये बन जाएगा 3, ये 4, और वंस अगेन ये जो है इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये आपके क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा बच्चों। और आई थिंक जो इसका ये वाला जो घटक है, ये इस तरफ वाला जो घटक है वो कितना आएगा? 3 आएगा बच्चों। अब इसको वापस रीशफल कर दीजिए। जैसे ही आप इसको रीशफल करेंगे तो ये 4 है उसको नीचे ले जाइए, ठीक है। ये 4 + 3 कितना आ गया बच्चों? 7, और इस 4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये भी बच्चों क्या आ जाएगा? 7। तो डायरेक्टली जब मैं यहाँ से देखूंगा तो सीधा सीधा इसको मिला दीजिए, और 7 है and 7 है, तो ये क्या बन गया? ध्यान से देखिए 90 डिग्री एंगल पाइथागोरस प्रमेय। 7² + sin² का रूट कितना आएगा बच्चों? 7√2। ओके, आ रहा होगा समझ में? देखो फील लेनी है, एंगल से घबराना नहीं है। बाय द वे कभी भी याद नहीं आ रहा हो तो इसको रट लीजिए भाई, ठीक है। छोटा सा ट्रायंगल है। अब देखिए आप 3 सदिश दे रखे हैं आपको, ए बी एंड सी, डज नॉट फॉर्म। ये 3 सदिश क्या नहीं बनाते हैं? देखो ऑप्शन में देखिए त्रिभुज की बातें कर रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज की बातें कर रहा है तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी a + b = c, ठीक है। डायरेक्टली अपन लगा के देखते हैं। देखिए a - b, a को मैं यदि लिखूं 3i कैप, माइनस में 2j कैप, माइनस में k कैप, ठीक है, प्लस -i कैप, प्लस में 3j कैप, प्लस में 5k कैप, ठीक है बच्चों। इक्वल टू अपने पास क्या आना चाहिए? सी वेक्टर को लिख लीजिए,
2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। लिख लिया आपने। अब देखिए 3i को i के साथ माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 2i कैप, ये -2 है, ठीक है, और ये 3 है, तो क्या आ जाएगा बच्चों j कैप, और यहाँ क्या आ रहा है बच्चों 4k कैप इक्वल टू, जैसा हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखते होंगे, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। देखिए बराबर हैं, तो मीन्स ट्राइंगल तो ये बनाएंगे, ट्राइंगल तो ये बनाएंगे, ये तो फिक्स हो गया। अब अपन देखते हैं कि क्या दो जो वेक्टर हैं उनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है क्या। यदि 90 डिग्री बन रहा होगा तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है। यदि 90 डिग्री बन रहा होगा तो देखिए ए और सी को देखते हैं अपन, ए डॉट सी, और 90 डिग्री के लिए वापस वही डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है अपने को। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो दो सदिश क्या होंगे, समकोण पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। देखिए ए डॉट सी की बात मैं जब करता हूं तो 3 × 2 6, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। 3 × 2 6 -2 एंड वंस अगेन -4, तो ये 0 आ रहा है। मीन्स कि समकोण त्रिभुज का भी निर्माण कर रहे हैं, ये तो डन हो गया, ठीक है, और त्रिभुज का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं। अब देखिए आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ए का मैग्नीट्यूड जब मैं देखता हूं तो रूट के अंदर देखिए ये ए लिखा हुआ है मेरे पास 9 + 4, ठीक है, और प्लस के अंदर 1, तो आई थिंक √14, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड लूं मैं यदि, तो बी ये है मेरे पास 1 + 9 + 25, तो आई थिंक बच्चों ध्यान से देखिए 25 प्लस में 9 34 31 √35, आई थिंक कितना आ जाएगा √35 के समथिंग आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। √35, 5 अपना आपको पता ही है, ऐसे फटाफट लिखने में 5 ऐसे ही चला जाता है अपना। सी को यदि मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो सी का मैग्नीट्यूड देखिए आप, सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 + 1 प्लस कितना 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो आई थिंक यहां आ जाएगा √21, ठीक है। अब देखिए √14, √35, √21, तो आप खुद सोचिए ये विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण तो करेगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण भी करेगा, किसका निर्माण नहीं करेगा, समबाहु त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता ये, क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 विल बी योर राइट आंसर। आगे चलें, देखिए द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1। यदि मैं R1 की बात करूं तो R1 के लिए इसने बोल दिया कि A + B का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, R1 है मेरे पास, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो R1² = a² + b² + 2ab cos थीटा। उसी हिसाब से ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b द रिजल्टेंट बिकम्स R2। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप रिवर्स करते हो, तो मैंने आपको मेरे 1 शॉर्ट लेक्चर में बताया होगा 2D मोशन वेक्टर के अंदर, यदि आप वेक्टर का रिवर्स करते हो तो, और उसको फिर जो पहले वाले वेक्टर के साथ में ऐड करते हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन, उन दोनों वेक्टर को घटा रहे हो। याद कीजिए, तो घटाने वाला फंडा जो था अपना, यदि वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज देखिएगा। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो डायरेक्टली प्लस प्लस प्लस, ये प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। मैं सिंपल प्लस का कह रहा हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा ये प्लस माइनस हटाने कोई चीज निकालनी है अपने को, ठीक है ना। जब दोनों को डायरेक्टली प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1² + R2² = देखिए 2a² + b², तो आई थिंक 3 विल बी योर आंसर। आगे चलें, आगे देखो बच्चों, वापस देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो 2D मोशन वाला। देखिए यदि दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, मैंने आपको कहा था यदि दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यदि समानांतर हैं तो कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, सदिश गुणनफल इसका 0 होगा। अब देखिए अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, 2i कैप + 3j प्लस में k बच्चों, और b की यदि मैं बात करूंगा तो -4i कैप -6j कैप -λ k कैप, ठीक है।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्रक्स, इसका जो बेस फील है, बेस फील क्या होगी बच्चों? बेस फील इसके अंदर होगी कि पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करना है। डायरेक्टली क्रॉस निकालिए, आई कैप जे कैप एंड के कैप, 2 3 1 -4 -6 माइनस लैम्डा। अब देखिए मैंने आपको समझाया था, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, ये देखिए -3 लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +6, ठीक है, माइनस जे कैप। अब देखो माइनस जे कैप में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कई टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं, और जैसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका सीक्वेंस जस्ट रिवर्स कर देते हैं, तो बात एक ही है, आप अपने तरीके से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि जे कैप आप निकालोगे तो मैं वही सीक्वेंस रखता हूँ, इसीलिए 2 लैम्डा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई +4 प्लस के कैप। देखिए बच्चों कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है, के कैप देखिए -12 और ये देखिए +12, तो के कैप तो 0 आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी 0 आएगा, तो आपके पास देखिए ये आई कैप मैंने लिखा, ठीक है, तो 6 - 3 लैम्डा, ठीक है, अब प्लस में जे कैप कर देता हूँ तो 4 - 2 लैम्डा, ठीक है, और प्लस में के कैप 0। यदि कभी भी बोलता है वो कि सदिश गुणनफल आपका 0 आ रहा है, तो आपके पास ये आना चाहिए 0 आई कैप 0 जे कैप +0 के कैप, ये आना चाहिए। तो अब देखिए इसको यदि आप 0 करोगे तो लैम्डा बच्चों 2 आएगा, इसको भी जब आप 0 करोगे तो लैम्डा बच्चों क्या आएगा, 2 ही आएगा। देखिए दोनों केसेस के अंदर कितना इंटरेस्टिंग है, तो सेकंड विल बी और राइट आंसर, ठीक है बच्चों, सेकंड विल बी और राइट आंसर, याद रहेगा। चलिए आगे चलें। अब देखो ए वेक्टर ए इज टर्न्ड विदाउट ए चेंज इन इट्स लेंथ, लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं है, थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा ए वेक्टर, वो वेक्टर है बच्चों, ध्यान देना सॉरी, ये है सदिश में परिवर्तन का परिमाण, सदिश में परिवर्तन का परिमाण, ठीक है बच्चों, और ये है ए के परिवर्तन में परिमाण, ठीक है ना, परिवर्तन का परिमाण। अब आप ध्यान दीजिए, जब इन्होंने पहले से ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि लेंथ में कोई चेंज नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ ही हुआ, तो ये तो बच्चों सीधा सीधा 0 हो ही गया, ये तो डायरेक्टली 0 कर देंगे अपन। लेकिन जब इसका बोलेंगे परिवर्तन पूछा है अपने से, तो डेल्टा ए का जब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो बच्चों बताइए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे a² + a² - 2a² कॉस कितना, थीटा नहीं डी थीटा, ठीक है, क्योंकि कितना एंगल घुमाया है, स्मॉल एंगल डी थीटा घुमाया है, तो डी थीटा मैंने लिख दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यदि 2a² में कॉमन ले लूँ तो 1 - cos डी थीटा आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और वापस यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो देखिए 1 - cos थीटा, कौन सा फॉर्मूला, सोचिए फटाफट सोचिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लगेगा, cos 2 थीटा वाला लग जाएगा, याद रहेगा बच्चों, कौन सा लग जाएगा, cos 2 थीटा वाला लग जाएगा। cos 2 थीटा के अंदर फॉर्मूला एक्चुअली के अंदर देखो, cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 - cos थीटा, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए और ये इधर जाना चाहिए, तो आई थिंक 2 sin स्क्वायर θ/2 = 1 - cos थीटा, मेरे हिसाब से तो ये यही आएगा। तो वापस यहाँ पे यदि मैं देखूंगा तो 4a² sin स्क्वायर d θ/2, ठीक है बच्चों। अब वापस यदि मैं आगे चलूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 2a sin d θ/2 आ गया बच्चों। अब ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, स्मॉल एंगल, मैंने आपको बता रखा है 2D मोशन के वन शॉट लेक्चर में कि यदि स्मॉल एंगल का वो बोले तो अपन थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और थीटा भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos थीटा नहीं लिख सकते, तो sin थीटा को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2a d θ/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आई थिंक a d थीटा विल बी योर आंसर। कौन से केस में, पहले केस में, और सेकंड केस के अंदर क्या हो जाएगा, 0, तो सेकंड विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए a1 एंड a2 आर 2 नॉन कोलीनियर वेक्टर, मैंने बता रखा है उस लेक्चर में कि नॉन कोलीनियर मतलब एक ही रेखा में नहीं है,
अलग अलग हैं, कोई ना कोई एंगल का निर्माण कर रहे हैं वो, और यूनिट वेक्टर है, इनका परिमाण क्या है 1। ठीक है, अब देखिए यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करूँ, सबसे पहले अपन वापस जो अपनी आदत है हमेशा की तरह, सबसे पहले अपन फॉर्मूला ही लिखेंगे, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ सबको समझ में आए, जो भी बच्चे हैं, एवरेज बच्चे को भी समझ में आए। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, ये तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है 1 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 इधर जाएगा तो आई थिंक 1/2 इक्वल टू cos थीटा आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे थीटा आपका क्या निकल गया 60 डिग्री। थीटा कितना निकल गया 60 डिग्री। अब देखिए ये ऑपरेशन यहाँ पे अपने को क्या करना है, ध्यान से देखना इस ऑपरेशन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वेक्टर की यदि मैं बात करूँ तो a वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा ये जो बिंदु है ये डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बेसिकली डॉट करना है 2a वेक्टर प्लस में a2 वेक्टर। अब देखिए डॉट कर दीजिए 2a1 a1। ठीक है, अब मैंने क्यों, क्योंकि जिस वेक्टर का आप निकाल रहे हो डॉट वो उसी वेक्टर के साथ में हो रहा है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा 1। डायरेक्टली मैग्नीट्यूड में लिखूंगा ना, मैग्नीट्यूड के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, डायरेक्टली ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा a1 a2 cos थीटा। क्यों, a1 का a2 के साथ में डॉट करना है, दो अलग अलग वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल भी है 60 डिग्री, तो मेरे को ये लिखना होगा। आगे चलिए, अब मैंने इसका इन दोनों के साथ कर दिया, अब इसका मैं करूंगा तो -2 a1 a2 cos थीटा, और यहाँ पे वापस -a2 एंड a2। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब सब सदिश जितने भी दे रखे हैं इनका परिमाण क्या है 1। अब फटाफट 1 रख दीजिए और देखिए यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास माइनस, ठीक है ध्यान देना, -2 a1 a2 cos थीटा और प्लस a1 a2 cos थीटा, बचेगा कितना माइनस में a1 a2 cos थीटा। यदि ये बचता है तो मेरे पास 1, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए लिखा है मैंने 1, और cos थीटा 60 डिग्री जब मैं रखूंगा तो 1/2, और यहाँ पे वापस मेरे पास 1 आएगा बच्चों, ध्यान रहेगा। तो अब यहाँ से देखिए 2 - 1 1 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/2 विल बी योर आंसर। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चले। इफ ए 3-dimensional vector makes alpha, beta and gamma angle with x, y, z axis respectively, then this। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2D मोशन के वन शॉट लेक्चर में मैंने ये भी बताया हुआ है कि त्रिविमीय सदिशों की यदि बात करते हैं और अल्फा बीटा गामा की यदि बात कर रहे हैं तो अपन कोसाइन ट्रिपलेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोजिया ट्रिपलेट्स हैं वो, ध्यान दीजिए। अब मेन जो इक्वेशन थी अपनी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब सबको रिप्लेस कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस cos नहीं साइन। ठीक है बच्चों, कर दीजिएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये 1 1 1 3, अब इस 1 को इधर ले आइए, 3 - 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, इसी को नीचे लिखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड विल बी योर आंसर। चलिए आगे चलते हैं सॉरी। अब ये देखिए ध्यान से, इफ वेक्टर पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड 5 12 एंड 13, तो पी 5 दे रखा है, क्यू मेरे को कितना दे रखा है 12, एंड आर मेरे को कितना दे रखा है 13। ठीक है, और एक ऑपरेशन मेरे को दे रखा है पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। तब ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है एरोस का, तो पी यहां से मेरे को स्टार्ट होना है, पी पे जाना है, ठीक है, प्लस क्यू, तो ये एरो ऐसे चलेगा, साथ में रहेंगे, और इक्वल टू आर है तो ये एरो जस्ट रिवर्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और थीटा किसके बीच में पूछा है,
आर और क्यू के बीच में वेक्टर के लिए सदैव आप ध्यान रखेंगे, जब भी थीटा पूछा जाए तो या तो दोनों टेल, दोनों पूंछ मिलनी चाहिए, या दोनों सिर मिलने चाहिए। यहाँ दोनों सिर मिल रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों के बीच में जो कॉस थीटा आपको निकालना है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखता हूँ, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 12 और आर का मैग्नीट्यूड कितना है 13, तो डायरेक्टली यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल पूछा है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा देखिए आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, 12/13, ठीक है, 12/13 आ जाएगा बच्चों। तो सेकंड विल बी योर आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलें। अब देखिए इसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन करवाया था वेक्टर के अंदर लेक्चर्स में, याद कीजिए। हमेशा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, यदि मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो आपको तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यदि वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। देखो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से साम्यावस्था की जब बात की जाए तो a + b + c = 0, ये साम्यावस्था की बात की जाती है। और यदि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ट्रायंगल के अंदर आप याद कीजिए लामी थ्योरम को, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने को देखना है, यदि a + b है वो या तो c के बराबर हो सकता है या c से ज्यादा होना चाहिए। अब आप कैलकुलेट करके देखिए फटाफट, 10 और 10, 10 + 10 20, 5 से ज्यादा है, ठीक है, डन है। 10 and 5 15, 10 से ज्यादा है, डन है। 10 and 5 15, 10 से ज्यादा है, डन है। चलो ये करेगा 1 करेगा। सेकंड देखते हैं, 5 and 7 12, 9 से ज्यादा है, डन है। 7 and 9 कितना है 16, 5 से ज्यादा है, डन है। 9 and 5 14, 7 से ज्यादा है, डन है, ठीक है। आपको पेयर बना बना के चलने हैं, 3 पेयर बनेंगे, 2-2 के 3 पेयर बनेंगे। वो तीसरा जो आपने छोड़ा है उसके या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, दोनों केसेस में आ रहा है। अब देखिए 8 and 4 12 जो 13 से कम है तो तीसरे में तो कतई नहीं बन सकता। अब आगे देखते हैं 9 and 6 15, 5 से ज्यादा है, डन है। 6 and 5 11, 9 से ज्यादा है, डन है। 9 and 5 14, 6 से ज्यादा है, डन है। तो 1 2 and 4 में तो बनेगा लेकिन तीसरे में नहीं बनेगा। अपन ने सही आंसर गेट कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू ए हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कोई ऐसा वेक्टर निकालो जो ए के तो समानांतर हो, ठीक है। ए के समानांतर होने का मतलब क्या है कि ए की दिशा हो उसके पास। देखना ध्यान से, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, कैसे गेट करूंगा ध्यान से देखना। ए के समानांतर होने का मतलब क्या है कि ए की दिशा उसके पास हो और बी का मैग्नीट्यूड उसके पास हो। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। आई थिंक जब आप निकालोगे तो √46 बी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड जब भी √46 है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड टोटल √46 निकल के आ रहा है मेरे पास। अब √46 उसका मैग्नीट्यूड हो गया और दिशा जो है वो क्या होनी चाहिए ए की। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए का यूनिट वेक्टर होना चाहिए साथ में। अब देखिए ए का यूनिट वेक्टर निकालने की ट्राई करते हैं अपन। 3i कैप + 4j कैप + 2k कैप अपॉन में जब आप लेके जाएंगे तो देखिए ध्यान से इसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जब अपन बात करते हैं, जब भी अपन ने यूनिट वेक्टर की बात की है तब अपन क्या लिखते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज ए सदिश लिख दीजिए और ए सदिश का परिमाण लिख दीजिए। तो देखिए 9 + 16 प्लस में 4, तो आई थिंक बी का मैग्नीट्यूड 46 और 3i कैप + 4j कैप + 2k कैप, ये मैंने ए लिख दिया वापस और अपॉन में √29। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर वंस अगेन अपन लेंगे 2 फोर्सेस एज मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5, ठीक है। अब देखिए F1 एंड F2 का रेशियो 3/5 है, ठीक है बच्चों। 9th क्लास को याद कीजिए, रेशियो कभी भी आता है तो उसका मतलब क्या है, कुछ मल्टीपल इसके साथ में हो रहा है, वो मल्टीपल कट जाने के बाद में रेशियो निकल के आया है। तो मैं मान लेता हूं कि ये 3x है, ये 5x है। अब ध्यान से देखना बच्चों, रिजल्टेंट जो है वो 35 है इसका। तो 3x² + 5x² + 30x²
कॉस, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखूंगा। तो ध्यान से भाई ध्यान से, ये देखिए 25x² प्लस के अंदर 15x², अब इस रूट को इधर ले जाइए तो 35, ये तो इधर लिख देता हूं, 35 × 35 = 49x²। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको काट सकता हूं? तो x मेरे पास आ रहा है 5। तो जो मल्टीपल इसके साथ में इनटू में चल रहा है वो क्या है 5, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख दूंगा, ये हो जाएगा 15 न्यूटन और ये हो जाएगा 25 न्यूटन। फर्स्ट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा होगा बच्चों? ये जो है 9th क्लास का बेसिक है, 8th 9th क्लास का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। ऑर्थोगोनल लंबवत हैं दोनों एक दूसरे के, लंब वापस भी देखो पैरेलल और लंबवत ये बार बार आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लंबवत की जब वो बात कर रहा है तब आप क्या बोलोगे? डॉट प्रोडक्ट 0 है, अदिश गुणनफल 0 है। और समानांतर की जब वो बात कर रहा है तब आप क्या बोलोगे कि सदिश गुणनफल 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो लंबवत की जैसे ही बात किया तो अपन क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए बच्चों, cos ωt/2 प्लस sin ωt/2। बात समझ में आ रही है बच्चों? हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद कीजिए, मैं एक साथ बता देता हूं। cos A cos B माइनस प्लस sin A sin B। याद आ रहा है कुछ? ये बेसिक है इसका। देखिए ध्यान से, cos A + B, ठीक है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। तो cos A + B तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? cos A - B। cos A - B का क्या बनेगा? cos A cos B प्लस sin A sin B, यही मेरा बन रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। A.B = 0। लिख लो भाई, बात सही है। चलिए ωt - ωt/2 देखते जाइए फटाफट, ये मैं t सही कर देता हूं। ωt/2 = 0। बात समझ में आ रही है? बन जाएगा ये। अब यहां पे cos 0 कहां होता है? π/2 पे। कहां होता है बच्चों? π/2 पे। आप कहोगे बहुत इजी क्वेश्चन था। यस, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। देखिए प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी है, ठीक है। प्लांक नियतांक की विमा समान है ऊर्जा के, कार्य के। देखो ऊर्जा और कार्य दोनों की विमा एक होती है, ठीक है। यदि मैं एनर्जी एंड वर्क की बात करूंगा तो दोनों की विमा एक ही होती है, m1L2 T-2, ठीक है। ये तो सही है। अब देखते हैं प्लांक कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट की बच्चों होती है h न्यू, ये यहां बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपके है h, तो एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी बच्चों T⁻⁻1, ठीक है। तो m1L2 T-2 अपॉन में T⁻⁻1, ये इधर आएगा तो m1L2 T-1, ठीक है। ये तो किसकी निकली? प्लांक कांस्टेंट की। अब यहां देखिए रेखीय संवेग की बात करता हूं तो mv की जब मैं बात करूंगा तो m1L1 T-1 नहीं है। एंगुलर मोमेंटम या तो आप आई ओमेगा लेके चल सकते हो या फिर mvr लेके चल सकते हो। यदि आप mvr लेके चलते हो तो m1 देखो m1L1 T-1, ये तो मैंने mv का लिख दिया, और साथ में क्या इंटू हो गया? lr के कारण। तो यहाँ क्या बन गया बच्चों? m1L2 T-1, जो कि इसके बराबर है। तो कोणीय संवेग की जो विमा होती है, डायमेंशन होती है, वो प्लांक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ विल बी योर आंसर। चलिए बच्चों, स्टीफन नियतांक की कभी भी आपसे विमा पूछी जाए तो स्टीफन नियतांक जो होता है अपना E = सिग्मा T⁴। यहां पे E को मिसकंसेप्शन है मत लेना भाई, ये सिग्मा होता है, ये आप कहां आएगा? आपके हीट ट्रांसफर में आएगा बच्चों। कहां आएगा? हीट ट्रांसफर में। तो अभी जिनके हीट ट्रांसफर में ये चीज आप पढ़ेंगे,
ठीक है। सिग्मा जो है वो क्या आ जाएगा, ई टी की पावर 4, वो यहाँ पे जो ई होता है ना बच्चों, ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही यहां पे आप रखोगे तो देखिए यहां पे वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और केल्विन की पावर 4। अब देख लीजिए जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, वॉट मीटर -2 एंड के की पावर -4। तो थर्ड विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चों, हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ ईएमएफ इन एम्पियर्स इज। अब देखिए ईएमएफ की बात कर रहा है ये, तो E = L dy/dt मैं यूज कर सकता हूं। L की विमा पूछेंगे तो L की विमा B = ½ NI² से निकाल सकते हैं। कितनी है जी, m1 n2 p - 2 a - 2 a - 2, ठीक है बच्चों। और di/dt की विमा क्या आएगी, a/t बच्चों, एम्पियर दे रखा है आपको a/t। तो डायरेक्टली यदि मैं यहां से चाहूं कैलकुलेट करना तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां मैं लिख सकता हूं m1 n2 p - 2 a से कैंसिल आउट हो जाएगा और a - 1 t - 1 बच्चों क्या बन जाएगा, q - 1। क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना डायमेंशन के अंदर जब भी वो खेल रहा हो तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि वो क्या मान के चल रहा है। जैसे यहाँ पे अपन ए में गेम खेल रहे थे, ठीक है, यदि मैं ए के अंदर गेम खेल रहा होता तो मेरे पास विमा क्या आती, m1 n2 t - 3 a - 1 ये आती। लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन के अंदर बच्चों q गिवन है, तो q के हिसाब से थोड़ा सा अपने को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है, फोर्स विल बी योर आंसर। चलिए आगे चलें। अब देखिए प्रेशर भी गिवन है अपने को, प्रेशर भी दे रखा है E - x² अपॉन के अंदर dt। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों की जो है A की जो विमा है वो L² होगी। क्यों, क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है, तो A की विमा तो L² आएगी। और B की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, B इधर ले जाइए, नीचे प्रेशर की विमा देखनी है। तो प्रेशर जो आपका फोर्स अपॉन में एरिया, तो m1 L1 t - 2 अपॉन में L2 m1 L - 1 t - 2, ठीक है। और नीचे अपन में टाइम भी है, m1 L - 1 t - 2 और साथ में आपको बच्चों टाइम भी दिया हुआ है। तो आई थिंक A की विमा तो डायरेक्टली मेरे पास आ गई। A की विमा क्या आ जाएगी, m0 L2 t0 डायरेक्टली आ गई। और यहाँ पे इधर देखूंगा B की विमा की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन m - 1, ठीक है, और ये L ऊपर जाएगा तो L3 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये टाइम है, इसके साथ में होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा -2 + 1 तो -1 ऊपर जाएगा तो t बन जाएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए एरर के क्वेश्चंस आ गए। एरर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। हमेशा एरर को ऐड करना है आपको। जैसे यहाँ परसेंटेज एरर पूछी है तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लिखिए, आपको क्या क्या गिवन है। गिवन है बच्चों आपको v और i, और पूछा क्या है, r पूछा है। r आई थिंक v अपॉन में होगा, ठीक है। तो डेल्टा r/r इनटू 100 इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। चाहे डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। पावर वाला होता है, पावर में फिर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस तरह आगे आ जाती है। चलिए ओनली पावर को आगे लेना है। चलो आगे चले, देखो अब डेल्टा भी जो है, डेल्टा भी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 100 ± 5 दे रखा है आपको बच्चों। वो क्या दे रखा है, डेल्टा भी आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो 5/100, ठीक है, प्लस 0.2/10, 0.2/10 और इनटू में बच्चों क्या कर दूं 100। अब ध्यान देना ये 0.2 है, यदि मैं इस पॉइंट को उड़ाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा,
ठीक है। अब जैसे ही नीचे 100 आया, एलसीएम जब आप लोगे तो नीचे का बेस सेम है, बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो बच्चों, डायरेक्टली ऐड कर दिया तो आई थिंक मेरे पास 7% एरर आएगी बच्चों। तो थर्ड विल बी योर आंसर। आगे की बात करें, मास बच्चों आपको दे रखा है 0.3 प्लस माइनस 0.003, ठीक है बच्चों। आगे बात करें तो आर आपको दे रखा है 0.5 प्लस माइनस 0.005 एंड लेंथ आपको दे रखी है बच्चों 6 प्लस माइनस 0.06, ठीक है। सेंटीमीटर एमएम, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यदि ये पूछ रहा है, किसके अंदर पूछ रहा है, डेंसिटी, तो डेंसिटी लेने की मैं देख रहा हूं रेडियस में दे रखी वायर की बात कर रहा है ये, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यदि मैं लूंगा, वायर क्या होता है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल लूंगा तो मेरे पास एरिया है और इनटू में क्या है लेंथ। ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा लेंथ। जब मैं इसका देखूंगा इनटू में 100, हां 100 पूछा है, परसेंटेज एरर है, तो डेल्टा एम बाय एम इनटू में 100 प्लस देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर इनटू में 100 प्लस में डेल्टा एल बाय आर इनटू में 100, डेल्टा एल बाय एल इनटू में 100। अब मैं क्या इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, डेल्टा एल बाय एम प्लस के अंदर ये एम कर देता हूं इसको, एम प्लस में 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस में डेल्टा एल बाय एल इनटू में 100, ठीक है। अभी डेल्टास आपको दे रखे हैं, डायरेक्टली यहां पे रखते जाइए। 0.003 अपॉन में कितना है 0.3, ठीक है बच्चों, प्लस में 2 इनटू आर को देखिए 0.005 अपॉन में 0.5, ठीक है, प्लस एल में 0.06 अपॉन में 6 इनटू में बच्चों 100 रहेगा। जब आप देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यहां पे एरर जो आपके बनेगी, देखो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैसे हो जाएगा, ये 100 या मल्टीप्लाई होगा तो आई थिंक यहां 1% प्लस में यहां पे आप देखोगे तो वापस 2% और यहां पे आप देखोगे तो 1%, तो आई थिंक 4% विल बी योर आंसर, फोर्थ विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे चलें, देखो बच्चों इसके अंदर क्या दे रखा है, एक पट्टिका की लंबाई मीटर से द्वारा 10 सेंटीमीटर नापी जाती है, लंबाई जो इसने नापी है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो चौड़ाई नापी है वो बच्चों कितनी है 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और ये किसके द्वारा नापा है अपने मीटर स्केल द्वारा, और ये वर्नियर कैलिपर द्वारा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनके लीस्ट काउंट भी देख लेते हैं, इसका लीस्ट काउंट कितना है बच्चों दे रखा है अपने क्वेश्चन में, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रोड इज 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर का जो लीस्ट काउंट है वो बच्चों कितना है 0.01 सेंटीमीटर बच्चों। बस अब ये बात किसकी कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो लेंथ इनटू मैं वेट कर दूंगा मैं, और डेल्टा ए बाय ए यदि मैं लेके आता हूं तो डेल्टा एल बाय एल प्लस में डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आएगा, और डेल्टा ए की जब मैं बात कर रहा हूं तो डेल्टा एल बाय एल इनटू का साइन नहीं प्लस का साइन आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों, प्लस का साइन डब्ल्यू बाय डब्ल्यू और इनटू में क्या आ जाएगा एरिया। अब देखिए डेल्टा एल रखते हैं 0.1 अपॉन में 10 प्लस में डेल्टा W जो है विड्थ किससे नापी है अपन ने, चौड़ाई किससे नापी है वर्नियर से, तो 0.01 अपॉन में 1, ठीक है, और इनटू में जब एरिया की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 डायरेक्टली मैं यहां ले ये पॉइंट उड़ाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा, और यहां से यदि पॉइंट उड़ाता हूं तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है 1/100 और 1/100, ठीक है बच्चों, 1/100 और प्लस के अंदर 1/100, तो कितना हो जाएगा
2/100 बच्चों, ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, मैंने बताया था दोनों के बेस सेम है, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ± सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, ±0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ विल बी योर आंसर। कर लोगे बेटा, इजी है, फोर्थ विल बी योर आंसर। चलिए आगे चलें। अब यहां पे देखते हैं मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये अपने को दे रखा है, तो क्वांटिटी दे रखी है, ए दे रखी है बच्चों मीटर पर सेकंड ±0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बी अपने को दे रखा है बच्चों 0.10 सेकंड ±0.01 सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ AB इज, द वैल्यू ऑफ AB की बात करना चाहता है ये, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस माइनस जो भी है रहेगी अपने पास, ठीक है, इसी फॉर्म में ही पूछना चाह रहा है। डायरेक्टली AB यदि लिखना है आपको तो सीधा इनटू करके लिख दीजिए, कितना आएगा 0.25। एरर की जब ये बात कर रहा है तब थोड़ा सा रुक जाइए, तब थोड़ा सा जब आप रुकेंगे तो AB इज इक्वल टू डेल्टा A बाय A प्लस में डेल्टा B बाय B। थोड़ा सा रुकने का फायदा यही है कि इजीली आंसर गेट कर देंगे। फालतू में जो क्वेश्चन अपने को परेशान कर रहा है, पेशेंस के साथ में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा आंसर, ऐसे कैसे नहीं निकलेगा। डेल्टा A बाय A करके देखते हैं बच्चों, डेल्टा A दे रखा है मेरे को 0.5 अपॉन में 2.5 प्लस में 0.01 अपॉन में 0.1, ठीक है बच्चों, और इनटू में AB कितना है आपका, AB है 0.25। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, यदि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके देखिएगा, आपका जो फाइनल आएगा वो आएगा 0.075। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.08, तो 1 विल बी योर आंसर। व्हाट विल बी योर आंसर, 1 विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए वर्ड ये टेबल क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर एंड डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद एन प्लस एम डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। अब देखिए आप, एंड स्केल तो किसके दे रखा है इसने, मेन स्केल डिवीजन के, किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, एन प्लस एम वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, VSD की वैल्यू निकालेंगे। VSD की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस m MSD, ठीक है, और लीस्ट काउंट यदि पूछा जाए तो MSD माइनस VSD। जब आप इसको रखेंगे तो ध्यान दीजिए, MSD माइनस VSD जब आप करेंगे तो MSD को आप कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस n अपॉन में m प्लस m। बात समझ में आ रही है, तो ये जो है क्वांटिटी ये आ जाएगा आपके पास MSD, ठीक है, अपॉन में m प्लस m, और यहाँ क्या आ जाएगा m। अब इसके अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो MSD अपॉन में 1 प्लस m बाय m, ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन सा करके देख लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ट्राई कीजिए। n की वैल्यू 2 से ज्यादा है, n जो खुद है उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा है, और अपने को n की वैल्यू पूछी है। n इस टोटल क्वांटिटी की वैल्यू 1 के साथ ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, यदि इस क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टोटल जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो क्या आएगा मिनिमम। इसको अपने को करना है ज्यादा, इस पूरी क्वांटिटी को ज्यादा करना है, तो m को जो दी हुई क्वांटिटी है उसमें सबसे मिनिमम क्या है उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। यदि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो मेरा लिस्ट काउंट बहुत कम हो जाएगा, और इसके ज्यादा होने के लिए जो 1 के साथ में क्वांटिटी ऐड हो रही है उसको ज्यादा होना पड़ेगा, और n बाय m को ज्यादा होने के लिए m को मिनिमम होना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के अंदर मिनिमम क्या है, 1 दे रखा है, तो
1 विल बी योर आंसर। ये ऑप्शन के हिसाब से गेम खेलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, रैंडम एरर अरिथमेटिक मीन 100 ऑब्जर्वेशन इज x। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, एरर जो होती है आपके, किसी भी एरर की बात कर लीजिए, जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन के नंबर्स बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती जाएगी। ठीक है, तो यदि एरर जो है आपकी x आ रही है 100 ऑब्जर्वेशन के अंदर, जैसे ही आप इसका 400 ऑब्जर्वेशन करोगे तो एरर जो होगी वो उसी जिस मल्टीपल के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन बढ़ाई है उसी डिवाइड के अंदर एरर आपके कम होती जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या है, देखो सिंपल सी थ्योरी है, साइंटिफिक जो होते हैं ना वो अपने जो रीडिंग लेते हैं, जैसे अपन नॉर्मली आपने लैब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो लैब प्रैक्टिकल के अंदर जो रीडिंग होती है 3 to 4 लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक जब रीडिंग्स होती है तो उनकी रीडिंग हजारों में होती है, ताकि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके, प्रिसाइज वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो x/4 सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए, फॉर मेजरिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मेजर कर लिया, स्पीड ऑफ द बॉल 10% मोर किया है इसने। ठीक है, तो एरर ये पूछ रहा है, अब ध्यान देना, ऑप्शन पे गौर कीजिए, 10%, 20%, 21% एंड 15%। 21%, 20% बहुत आसपास की वैल्यू है। कभी भी फिजिक्स में एग्जाम में यदि वैल्यू आसपास की आए तो एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करना चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेशन आप आसपास वाले ऑप्शंस में नहीं लगाएंगे। अब लेट अज्यूम मैंने इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो 10 मानी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है v² के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है, मैं कोई भी कांस्टेंट लेके चल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कांस्टेंट लेता हूं, k ले लेता हूं सारा कांस्टेंट, और v² इनिशियल मैंने क्या मान लिया, यदि मैंने इनिशियल 10 माना है तो v² कितना आ जाएगा 100 बच्चों, और इसका कितना ज्यादा करना है मेरे को 10% मोर करना है, तो 10 into 110/100। जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो इसका कितना आएगा 11 बच्चों। ठीक है, कितना आएगा 11। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैंने लिखा है आई लिख लिया, और इसको क्यों लिखा कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यूज ने मेजर की है वो बच्चों हैं 121/11²। अब एरर कितनी है, तो जो Q के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है माइनस काइनेटिक एनर्जी जो I के लिए निकाली है अपॉन में काइनेटिक एनर्जी एक्यूरेट या फिर I के लिए इनिशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू में क्या आ जाएगा 100, तो सारा जो है कैलकुलेशन ये ऐसे आपके पास आएगी बच्चों। ध्यान दीजिएगा 21%। अब कहीं ये मत कर देना कि 21% में से अप्रोक्सीमेटली 20%, वही गड़बड़ कर जाओगे। हमेशा जब भी ऑप्शन आसपास में आए तो क्या करना है आपको, पेशेंस के साथ में सॉल्व करना है, वो एक्यूरेट कैलकुलेशन की डिमांड कर रहा है आपसे एग्जामिनर। चलिए अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। देखिए स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम डायमेंशन आएगी। ठीक है, प्लान कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम जस्ट इसी क्वेश्चन पेपर में अपन ने निकाला है, सेम आएगी। एंगल एंड स्ट्रेन ये दोनों के दोनों क्या होती है डायमेंशनलेस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही बचा अपने पास टेंशन है, सरफेस टेंशन। टेंशन के लिए तो अपन फोर्स के लेंगे m1 l1 t1 डायरेक्टली फोर्स किया जाएगा। ठीक है, ma, और सरफेस जो टेंशन होता है वो जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका हो जाएगा m1 l0 t-2। तो ये की डायमेंशन सेम नहीं है, 1 विल बी योर राइट आंसर बच्चों। अब देखिए 28, देखिए 28 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू साउथ एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, लेंथ जो है वो 200 मीटर दे रखी है, और इसका जो मूवमेंट है साउथ नॉर्थ की कोई टेंशन नहीं है। फील देखिए ये साउथ में जा रहा है और बर्ड जो है नॉर्थ में आ रहा है, तो मींस ये जा रही है टुवर्ड साउथ। ठीक है, साउथ की ओर, और बर्ड जो है बर्ड आ रहा है ऐसे नॉर्थ की ओर, उसकी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव लगाओगे आमने सामने वालों का तो दोनों की वेलोसिटी ऐड कर दीजिए, टाइम आप डायरेक्टली लिख सकते हो 200/25। 8 सेकंड विल बी योर आंसर सेकंड। आगे देखिए, एक कार
कुछ समय अल्फा त्वरण से विराम से त्वरित होती है तथा इसके पश्चात नियत बीटा से मंदित होते हुए विराम में आ जाती है। यदि गति सरल रेखा के अनुदिश होती है तो त्वरित तथा मंदित गति के अंतरालों की औसत चाल का अनुपात होगा। देखिए बच्चों, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा v + u/t। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब त्वरण आपके नियत हो, ठीक है। जब त्वरण नियत हो, ये v एवरेज है, तो फर्स्ट के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो v एवरेज क्या आएगा? देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये v + u है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस में 0 है तो v/2। फाइनल केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, तो v/2। बात समझ आ रही है? जब इसका रेशियो आप निकालोगे तो आई थिंक 1 आएगा बच्चों। तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। आगे चले। अब देखिए टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्री फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट 4 एंड फर्स्ट 9 मीटर। अब देखिए ये ऐसे लेना चाह रहा है, ये 4 मीटर ड्रॉप किया है तो u = 0 है, और ये वापस ये जो टाइम है 82, ये 9 मीटर। अब आप बताइए मेरे को कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा मैं? देखो s = ut + हाफ 80 से गेम खेलना चाहता हूँ, u 0 हो जाएगा, s यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? वापस देखिए -4 = -हाफ g t1², ठीक है। माइनस कैंसिल आउट होगा, ये मैंने सिर्फ साइन कन्वेंशन का यूज करके आपको बताया है। नेक्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों, हाफ g t2², डिवाइड कर दीजिए, रूट ले लीजिए, तो t1 t2 का रेशियो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 2/3 will be your answer second। 31 देखिए बच्चों, a ball is dropped from top of a tower of height 150 मीटर। 150 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Simultaneously another ball is thrown upward from the bottom of the tower, तो 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रिलेटिव से सॉल्व करो। रिलेटिव के अंदर जब भी लिया जाता है तो जैसे ये कण ये है, ये कण B है, B के रिलेटिव लेना है तो B को रोक दो और B की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को जस्ट उनके डायरेक्शन में दे दो। तो मैं क्या करूंगा? इसी कण को रोक दूंगा, इसका जो त्वरण है नीचे की तरफ है g, ठीक है, वो वेलोसिटी इसके पास है नहीं। यदि मैं इसको रोकता हूं तो त्वरण इस केस के लिए, यदि मैं इसके रिलेटिव सॉल्व करूंगा तो इस केस के लिए त्वरण जो होगा ऊपर की तरफ आएगा जी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे यदि आपको टाइम कैलकुलेट करना हो तो 150/50 कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। सेकंड विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए, a freely falling body starting from rest travel in the last second a distance equal to the distance traveled by it in first 3 seconds the time of travel is। देखिए इक्वेशन से आप ट्राई कर लीजिएगा, अपन सिंपल देखते हैं। पहले 3 सेकंड में, ठीक है, इक्वल इंटरवल दे रहा है, देखिए इक्वल लास्ट ट्रेवल बाय फर्स्ट 3 सेकंड, ठीक है, फर्स्ट 3 सेकंड इक्वल इंटरवल दे रहा है। मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? मुझे खुद बता दीजिए। 1 3 5 7 and 9 ऑड नंबर लॉ याद आया? ऑड नंबर लॉ में मैंने क्या किया था? हमेशा 5 से मल्टीपल किया था। 5 से मल्टीपल करके देखिए ये कितना आ जाएगा? 5, ये कितना आ जाएगा? 15, ये कितना आ जाएगा? 25, ये कितना आ जाएगा? 35, ये कितना आ जाएगा? 45। आएगा या नहीं आएगा? पहले 3 सेकंड का टोटल कितना आ रहा है? 45, और लास्ट जो सेकंड है 9, ये जो सेकंड है ये आपके फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, ये फिफ्थ सेकंड है, मतलब फिफ्थ पर्टिकुलर 1 सेकंड है। उसके अंदर कितना ट्रेवल कर रहा है? 45, ये लास्ट 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, और फर्स्ट थिंग इतना, टोटल कितना हो जाएगा? 5 सेकंड। और मैंने आपको ये भी बताया था स्पेसिफिकली, ये कब करोगे? जब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ हो, तब आप ये ट्राई करोगे। बात समझ में आ रही है? तब आप क्या ट्राई करोगे? ऑड नंबर लो। और 5 से मल्टीपल क्यों किया ये आपको पता चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में देख लो कितना ट्रेवल करेगा, 5 मिनट ट्रेवल करेगा, तो 5 वो मल्टीपल है। देखो रेशियो कभी भी आता है तो रेशियो के साथ में कोई ना कोई मल्टीपल होता है। क्यों? रेशियो
क्या आता है, डिवाइड करने से रेशियो आता है, तो मल्टीपल होता है कट जाता है, इसीलिए रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो मल्टीपल जो है जैसे सामने इनटू होगा उस सारे के सारे फाइनल। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, B1 B2 B3 दे रखे हैं, B2 Bn 3 भी दे रखा है। इफ ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ईच व्हेन दे आर एट द सेम हाइट, देन देखिए ध्यान से, जब कभी भी आपको बैलून दिया हुआ हो और ये v वेलोसिटी से, ताक्षणिक रूप की बात कर रहा हूं मैं, v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा हो और आपने किसी पत्थर को ड्रॉप किया है, तो हमेशा उसके पास ताक्षणिक इसका वेग जो है वो जरूर आता है। याद रह जाएगा, यदि आपने ऐसे ड्रॉप किया है और मैं खुद ऊपर जा रहा हूं, मतलब मैं जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने ड्रॉप किया, तो उस पत्थर के पास 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर के पास आ जाएगा, तो इसके पास आएगा v, सेकेंड वाले के लिए आएगा 2v, थर्ड वाले के लिए आएगा 3v। अब आप बताइए, जो सबसे कम होगा वही सब नीचे आने में सबसे कम समय लेगा, तो बॉम्ब B1 रीचेस ग्राउंड फर्स्ट। क्यों, उसका रीजन क्या है, सिंपल सा बेसिक है, ये भी जो भी है ये ऐसे मूवमेंट करके नीचे आएगा, ये भी ऐसे मूवमेंट करके नीचे आएगा, ये भी ऐसे मूवमेंट करके नीचे आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जिसका ऊर्ध्वाधर की तरफ वेग ज्यादा, उसका वेग 0 होने में, भाई पहले वेग 0 होगा तभी तो नीचे आना स्टार्ट करेगा, उसका वेग 0 होने में जो समय लगेगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे जल्दी कौन आएगा, B1 वाला आएगा। चलिए अब देखते हैं, द प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने ले ली 30 किमी पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ और ईस्ट, 40 किमी पर सेकेंड मैंने ले लिया ईस्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, तो टाइम जो लगा मेरे को बच्चों लगा 20 सेकंड का। अब मैंने आपको बताया था, पूछा गया इसमें एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको जो डिफरेंस निकालना पड़ेगा वो वेक्टरली निकालना पड़ेगा। वेक्टरली जब आप इसका डिफरेंस भी निकालोगे तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर आएगा, और अपॉन कितना आएगा 20 सेकेंड, 50 by 20, 2.5 किमी पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। ये क्यों आया, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab cos 90 डिग्री टर्न है, 90 cos 90 की जगह cos 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। बात समझ में आ रही है? यदि इसको डायरेक्टली टर्न करना आपको नहीं आ रहा हो तो फाइनल क्या है, 14i कैप माइनस में 13j कैप। माइनस क्यों लगाया, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो चेंज होता है, तो इसीलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली क्या कर दिया, मैंने यहां पे डायरेक्टली आपके 50 आ गया मेरे पास। ठीक है, आई एम सॉरी माइक ऑन नहीं था, सॉरी प्लीज। चलिए अब देखते हैं आगे, ये तो आ गया समझ में। चलो, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, बताइए भाई क्या क्या चीजें डिटरमाइन करेंगी पाथ को, तो आई थिंक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्यों, पाथ वेक्टरली शोन होगा और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, जहां पे एक्सेलरेशन जो है, जो वेलोसिटी है वो दोनों डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि पाथ क्या बनेगा, तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब पार्टिकल एज इनिशियल वेलोसिटी, यदि मैं u की बात करूं तो 3i कैप प्लस 4j कैप, और a की यदि मैं बात करता हूं वेक्टरली तो 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। बच्चों वेक्टरली में इक्वेशन लिख सकता हूं, देखिए v इज इक्वल टू u प्लस at, डायरेक्टली यदि मैं लिखूंगा तो 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस 0.4i कैप प्लस में 0.3j कैप आ जाएगा। आई थिंक एक पॉइंट रह गया, हाँ कोई नहीं, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों 10, तो 3
आई कैप प्लस में 4j कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस में 3j कैप, तो फाइनली मेरे पास 7i कैप प्लस में 7j कैप आ जाएगा बच्चों, और 7i कैप प्लस 7j कैप आएगा। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ नेक्स्ट के अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7√2 आ जाएगा बच्चों, तो सेकंड विल बी योर आंसर। अब देखिए, इफ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है विल सेम इनिशियल वेलोसिटी एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट अल्फा, ठीक है। अब देखो, पहले अपन मान लेते हैं कि एक्सीड कर रहा है, ये फर्स्ट, और सेकंड अपन ये मान लेते हैं ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो θ1 ये तो हो गया आपके लिए ये, और θ2 आपके लिए ये हो गया। तो θ1 प्लस θ2 जब भी 90 डिग्री के बराबर होता है तब अपन क्या कह सकते हैं, दीज एंगल आर कंप्लीमेंट्री। बात समझ आ रही है, आपने पढ़ा हुआ है कि एक एंगल 30 पे होगा, एक एंगल 60 पे होगा, तो रेंज विल बी सेम, क्योंकि θ1 प्लस θ2 कितना आ रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 45 माइनस अल्फा सॉरी प्लस अल्फा और 45 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए मेरे पास, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इति सिद्धम, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो 1:1 विल बी, रेंज सेम आएगी, 1:1 विल बी योर राइट आंसर। आगे देखते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट h एंड हॉरिजॉन्टल रेंज r रिलेटेड एट। अब देखिए, एक फॉर्मूला है जो ड्राइव किया गया है इक्वेशन द्वारा, tan θ/4, ठीक है। 45 डिग्री डायरेक्टली यहाँ रख दीजिए, जैसे ही आप 45 डिग्री रखेंगे ये आ जाएगा 1/4, तो रेंज इज इक्वल टू 4h, ठीक है। और मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि ये फॉर्मूला यूज करने से पहले एक बार इसको ड्राइव करके देख लेना भाई, देख लोगे एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। h की वैल्यू और r की वैल्यू रखना फॉर्मूले की फॉर्म में और सीधा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, रख लोगे ना। h इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। आगे चले, देखिए, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा, द मैक्सिमम हाइट रीच इज h, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ h इज, एकदम इजी, वापस ऐसे मूवमेंट करवा दो। यदि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकेंड, तो स्मॉल t है 2 सेकेंड, जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय, टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड दोनों के दोनों सेम होंगे, तो 2 सेकेंड इसको यहाँ लगेगा और 2 सेकेंड इसको यहाँ लगेगा। u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करवा दीजिए, यदि ये 2 सेकेंड है तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ 5 ट्रेवल करेगा और यहाँ कितना ट्रेवल करेगा 15, तो हाइट कितनी हो जाएगी 20 मीटर। सेकेंड विल बी योर आंसर, ओके। यदि आपको h से निकालना है तो आप h से निकाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से h निकाल लो, 2 सेकेंड के लिए है। यहाँ से देखिए, यहाँ वाले से फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस h इक्वल टू माइनस हाफ g इंटू में 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, h हाफ इंटू में 10 इंटू में 4 2 और 20 मीटर। मैंने आपको 2 मेथड इसको सॉल्व करने के बता दिए हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको क्लिक करे प्लीज सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड राइट आंसर। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स, ठीक है, h1 h2 आर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, सेम रेंज का पहले ही बोल दिया, तो पहले वाले को यदि मैं थीटा ले रहा हूं तो दूसरे वाले को मुझे लेना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। और यहां से आप देखिए, ये आर स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व कर रहा है, ये यदि ये आर स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इसको लिख दूंगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। सबसे पहले तो मैंने आर स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, आर स्क्वायर का फंडा पेटी पैक एकदम, ठीक है। अब u, ठीक है भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये h1 का केस है, स्मॉल h1 लिख लेता हूं, वहां पे स्मॉल h1 है, ठीक है बच्चों, सॉरी ये h1 स्मॉल h1 आ गया, अपॉन में 2g और h2 है, h2 के लिए एंगल मुझे क्या लेना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन
स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ पे मेरे पास h2 जो आएगा वो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब बच्चे बोलेंगे कॉस थीटा कहाँ से आया? यदि कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे साइन के अंदर तो 90 जब भी आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल। ठीक है, h1 h2 को मल्टीप्लाई कीजिए। h1 h2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4g स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं 4 का? जैसे ही मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो है फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 4 रूट h1 एंड h2 आ जाएगा भाई। तो दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर 16 बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली h आ जाएगा। r को जब मैं रूट निकालूंगा तो 16 का जो रूट निकलेगा वो 4 निकलेगा और अंदर जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी अपने को पहले से पता है h1 h2 का रूट होगी। ठीक है बच्चों, चलिए 41 देखो भाई। In an instrument there are 25 division of the vernier scale which coincide with 24 division of the main scale। ठीक है बच्चों, 25 कौन सा दे रखा है? VSD एंड 24 MSD। तो याद रखिए अपने को हमेशा वैल्यू किसकी निकालनी होती है? VSD की वैल्यू निकालनी होती है। और लीस्ट काउंट जब भी आप सॉल्व करना चाहोगे तो MSD माइनस VSD कीजिएगा और जब यहाँ VSD की वैल्यू आप रखोगे तो आई थिंक 24/25 MSD आ जाएगा बच्चों। तो ये आई थिंक आ जाएगा 1/25। मेन इसके लिए खुद बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई थिंक मेरे पास जो आंसर आएगा 41 का कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए 1/500 ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये 20 तो आएंगे ही आएंगे और ये आएगा 1/5 को 0.2। तो आई थिंक फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। आई थिंक फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किमी। व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी? देखो बच्चों, जब भी अपन मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम रेंज के लिए सदैव थीटा जो होगा वो 45 डिग्री आपको लेके चलना है। याद रहेगा सदैव। तो R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 245 डिग्री। ठीक है, 5 आपको पता ही है फ्लो में कैसा बनता है। ये आएगा 45 डिग्री अपॉन में G, ये तो 1 हो जाएगा। U की जब मैं बात करूंगा तो देखिए 16,000 16 किमी है, मीटर में चेंज करना पड़ेगा और इंटू में 10 इसका G वाला, इसका रूट यदि आप लोगे तो 400 मीटर पर सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। सेकेंड 43 stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following। अब देखिए आप, जैसे ही आपने स्टोन को छोड़ा, मैंने आपको बताया था जैसे ही आप छोड़ोगे ट्रेन आगे मूव कर रही है, जैसे ही आपने छोड़ा तो उस स्टोन के पास में हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, ट्रेन जिस स्पीड से मूव कर रही है उसका कंपोनेंट बनेगा। जैसे ही उसका कंपोनेंट बनेगा उसके पास नीचे की तरफ जी लगेगा तो स्टोन कैसे गिरेगा? ये जो है ये तो है ट्रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास जी मिलेगा तो जो स्टोन है वो ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? पैराबोलिक पाथ। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। 44 the bullet is dropped from the same height when another bullet is fired horizontally। देखिए एक बुलेट को U = 0 से ड्रॉप किया है, उसी क्षण कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ में एक और जो बुलेट है उसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली। अब कोई भी हाइट आप ले लीजिए, इसके पास भी नीचे की तरफ जी है, उसके पास भी नीचे की तरफ जी है, इसके पास भी वर्टिकल के अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसके पास भी वर्टिकल के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो दोनों के दोनों बुलेट साइमल्टेनियसली नीचे आएंगे क्योंकि ओनली जी है इनके पास, दोनों कंडीशन सेम है तो टाइम बराबर ही लगेगा।
45 देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल। अब देखिए वापस जो फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, बताया था आपको, बताया था मीन्स ड्राइव किया था, tan θ/4। ठीक है बच्चों, अब ये कंडीशन क्या दे रहा है, r इक्वल टू एच है, r इक्वल टू जैसे ही h होगा तो ये 1 हो जाएगा, और tan θ मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 या फिर 76 डिग्री, थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ओके बच्चों, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, और थोड़ा बीच के अंदर थोड़ा सा माइक का रह गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो लेक्चर अब एंड होता है, और कोई भी सजेशंस आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम और इम्प्रूव करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में।